आवाज क्लियर है? ओके। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी तैयारी कर रहे हैं 20 अगस्त को होने वाले सीटीईटी के एग्जाम की, जिसे आप सीटेट भी कहते हैं। अभी तक हमने पार्ट 1 को सॉल्व कर लिया है। 28 दिसंबर के पार्ट 1 को हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम 28 दिसंबर के पेपर के पार्ट 2 को करेंगे। पार्ट 2 कहने का मतलब जो 30 प्रश्न आता है उसको हमने 15-15 क्वेश्चंस में डिवाइड कर लिया है। तो पार्ट 1 में 15 क्वेश्चन और पार्ट 2 में भी 15 क्वेश्चन हमारे सम्मिलित हैं। अब ये पेडागोजी वाला सेक्शन है जो 16 से 30 तक चलेगा। विद्यार्थियों में पाई जाने वाली, देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है उसको पढ़ते हैं। विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्तिक भिन्नता को संबोधित करने के लिए विद्यालयों को किस तरह की शिक्षा शास्त्रीय युक्तियां अपनानी चाहिए। मतलब देखो, व्यक्तिक भिन्नता ये कहती है कि प्रत्येक बच्चा अलग अलग है, प्रत्येक बच्चे की क्षमता, रुचि, योग्यता सब अलग अलग होती है। ठीक है, तो अब विद्यालय को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए कि व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करे, संबोधित करे उसे, उसकी बेइज्जती ना करे, उसका उपहास ना उड़ाए। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या और आकलन अपनाना। देखो, जब सभी बच्चे एक जैसे होते तो समान पाठचर्या अपनाई जा सकती थी। आपको पता है कि हर बच्चा दौड़ नहीं सकता, तो हम सारे बच्चों को रेस में क्यों बुलाएंगे? तो सबके लिए तो सेम कार्य नहीं हो सकते। जब अलग अलग रुचि वाले हैं, अलग अलग योग्यता वाले हैं, अलग अलग भिन्नता है, उनमें भिन्नता पाई जाती है, मतलब तो कहने का मतलब फिर उनकी पाठचर्या सेम एक जैसी कैसे हो सकती है? उनकी ज़रूरतें अलग अलग होंगी, उनके सरल प्रश्न होंगे, जो प्रतिभाशाली हैं उनके लिए कठिन प्रश्न होंगे, है ना? तो पाठचर्या एक जैसी नहीं हो सकती। विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकृत करना। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि वर्गीकृत तो बच्चों को करना ही नहीं है। लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को पोषित करना मतलब उसको सम्मान देना, उसकी इज्जत करना, उसको प्रोत्साहन देना। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी रखना। अगर कोई बच्चा पैर से विकलांग है, दिव्यांग है, आधे घंटे लेट में आता है स्कूल में, तो ठीक है, उसके लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि वो सभी बच्चों की तरह दौड़ के तो नहीं आ सकता है ना? तो लचीलापन रखना है। यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे व्यक्तिगत भिन्नताओं को दूर किया जाए। किसी की भी व्यक्तिगत भिन्नता को दूर नहीं किया जा सकता, है ना? किया जा सकता है, लेकिन जैसे आर्थिक व्यक्तिगत भिन्नता है तो किया जा सकता है, लेकिन शारीरिक व्यक्तिगत भिन्नता है तो कैसे किया जा सकता है? मानसिक है तो उसको चेंज किया जा सकता है। सामान्य वाले को प्रतिभाशाली बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए समय की आवश्यकता होती है, तुरंत नहीं किया जा सकता। तो 16 वाले का सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए 17 वाले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिकरण। ठीक है, क्या कहते हैं? ADHD वाला बच्चा किस तरीके की विशेषता को दर्शाता है? ऐसे बच्चों का जो ध्यान है एक लंबे समय तक किसी विशेष बिंदु पर नहीं रहता, किसी विशेष चैप्टर पर, किसी विशेष टॉपिक पर ये ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, इस रोग से ग्रसित बच्चे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या दिखाता है। बैठकर चुपचाप काम करने की प्रवृत्ति, ये तो बिल्कुल नहीं होती है। उनके अंदर अटेंशन की कमी होती है, तो चुपचाप बैठ के काम कर नहीं सकते। आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति, ये वाला ऑप्शन सही है। ये बच्चे बहुत जल्दी से बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, ऐसे बच्चे। फिर क्या है? दूसरों को ध्यानपूर्वक सुनने की प्रवृत्ति। ध्यान केंद्रित करना है तो सुन तो सकता ही नहीं है ध्यानपूर्वक किसी को। बिना रुके लंबे गद्यांश को पढ़ना। हमने कहा ना कि विशेष चैप्टर पे, विशेष पैराग्राफ पे इसका जो ध्यान आकर्षण होता है वो लंबे समय के लिए नहीं होता है, इसलिए इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 18 नंबर के प्रश्न को देखते हैं कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। आपको पता है कि किसी भी क्लास में 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। प्रतिभाशाली, ठीक है, सामान्य, सबसे ज्यादा इन्हीं की संख्या होती है, फिर मंद, या इसी को हम क्या कहते हैं? जड़। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक
पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब उन्हें जो अच्छा लगता हो, जितना उच्च लेवल की चीज़ें वो पढ़ना चाहते हों, ओरिजिनल चीज़ों को पढ़ना चाहते हों, उन्हें पढ़ने का अवसर एक शिक्षक को देना चाहिए या प्रोत्साहित करना चाहिए। ये वाला ऑप्शन तो सही है। आगे बढ़ते हैं। अन्य विद्यार्थियों से अलग उनकी पृथक रूप से पहचान अलगौजी मत करिए प्लीज, ठीक है। मतलब ये तो गांव की भाषा है। मतलब अलगौजी कहने का मतलब उन्हें पृथक मत करिए, उन्हें समूहों में डिवाइड मत करिए, पृथककरण उनका नहीं करना है, ठीक है। क्लासिफाइड उन्हें नहीं करना है। फिर क्या है, उन्हें बाह्य परितोषित देकर अभिप्रेरित करना चाहिए, गिफ्ट पुरस्कार देकर के, ऐसा कुछ नहीं है। प्रतिभाशाली हैं वो आत्म केंद्रित, मतलब जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है उनमें पाई जाती है, ठीक। विद्यालय द्वारा उनके लिए अभिकल्पित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए उन पर दबाव डालना कतई नहीं है, आपको ऐसा तो बिल्कुल करना ही नहीं है। 18 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ए वाला हमारा सही हो जाएगा। उन्हें स्वतंत्रता देनी चाहिए, वो जिन विषयों को, उच्च स्तरीय विषयों को पढ़ना चाहते हैं उसे वो पढ़ सकते हैं। आपके सामने एक और प्रश्न 19 नंबर का। रमन कक्षा 4 में पढ़ता है। रमन कहाँ पढ़ता है, कक्षा 4 में पढ़ता है। उसे कम दिखता है तथा उसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ने और कार्य करने में कठिनाई होती है, आंख से दिक्कत है उसको। उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए, ठीक है। समावेशी शिक्षा से है। उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए, उसके अभिभावकों को उसका काम पूरा करने की सलाह देनी चाहिए। अच्छा, आपका लड़का काम नहीं कर रहा है बल्कि आप होमवर्क करके भेज दिया करो, क्या यह सही तरीका है? नहीं। उसे पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने और अपना काम करने से स्थायी छूट देनी चाहिए, मतलब कुछ उसे छूट देनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। उसे पाठ्य पुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए। इससे ज्यादा सही हमारा कौन सा है, ये वाला, क्योंकि वो देख नहीं सकता तो पाठ्य पुस्तक में जो कुछ है उसकी रिकॉर्डिंग ऑडिएबल हो, अगर वो सुन सकता है, समझ सकता है, ठीक है। तो बी वाले से ज्यादा सही कौन सा है, ये वाला। उसे अपने सहपाठियों की कॉपियां काम उतारने के लिए, नकल करने के लिए नहीं कहना है भैया। इसमें 19 नंबर का कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाता है। आइए अब 20 नंबर को हम देखते हैं क्या कहता है। एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निषक्तता, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक, जो होती है, वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति प्रयोग करेंगे। मतलब कौन से बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, इसके लिए आप कौन सी चीजें, कौन सा तरीका उपयोग में लाएंगे। सबसे पहला है अधिक से अधिक लेखन कार्य वाले परीक्षण पत्र बनाएंगे, है ना। वो अधिगम निषक्त बालक हैं, डिसेबल्ड बालक हैं, बहुत ज्यादा लिखवाने से केवल लिखेंगे, कुछ सीख नहीं पाएंगे, उनकी बुद्धि का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। प्रदत्त कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए लिखावट को एक मानदंड मानेंगे। लिखने से अगर उनकी दिमाग खुल जाए तो हम तो बच्चों से बहुत ज्यादा लिखवा सकते हैं, है ना। उनकी जो डिसेबिलिटी है वो एबिलिटी में कैसे चेंज होगी। अधिगम, अधिगम मतलब सीखना, पढ़ना, लिखना, बोलना, सब कुछ आता है अधिगम में। फिर क्या है, प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे, मतलब जो हम काम दिए हैं उन्होंने शुद्ध लिखा है कि अशुद्ध, बहुत ज्यादा उसमें महत्व नहीं देंगे। पहले हम ये देखेंगे कि वो काम करके आ रहे हैं कि नहीं। जैसा कि आपको पढ़ाया गया है कि बच्चा जवाब सही दे रहा है कि गलत डजंट मैटर, मैटर ये करता है कि बच्चा बोल पा रहा है कि नहीं। तो हमारे हिसाब से थोड़ा सा ये सही लग रहा है। डी वाले को भी पढ़ते हैं तब डिसीजन लेते हैं। लेखन कार्य का समय घटा देंगे, ऐसा भी हमें नहीं करना है। निषक्त बालक है, उनको तो और समय देना है, इसलिए केवल सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। मूल्यांकन जब हम करेंगे उनका, तो उनके कार्यों का मूल्यांकन करेंगे, उनके गुणों का मूल्यांकन करेंगे, कितना वो सीखे ये देखेंगे, ना कि हम ये देखेंगे कि कौन सी मात्रा वो सही लगाए हैं, कौन सी गलत, ठीक है। ओके, अब आइए 21 नंबर के प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां सार्थक, एक ऑप्शन मिट रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां सार्थक अधिगम को समुन्नत करने के लिए प्रभावशाली है। मतलब कौन से ऐसे तरीके हैं जो सार्थक अधिगम के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, ठीक है। फिर क्या है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। फिर क्या है, विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा समझने के लिए कहना, यह भी सही है। बच्चों को अपने निष्पादन की दूसरे बच्चों की सतत रूप में तुलना करने के लिए उकसाना, तुलना करने के लिए आप उन्हें उकसा नहीं सकते हैं, इसलिए आपका पहला और दूसरा और तीसरा, कहीं ऐसा ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन है ए कि अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा में बच्चों को समांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। एक अहमद है, प्रभावशाली तरीके से बच्चों को समस्या समाधान सिखाना चाहता है, उसके लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समांतर रूप से सोचने के लिए कहता है, मतलब सभी लोग एक जैसे सोच सकते हैं, ठीक। फिर देखिए, बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं कि वे पहले जो जानते हैं उससे संबंध बनाएं। अब बताइए कि अगर एक अहमद एक टीचर है, प्रभावशाली तरीके से समस्या का समाधान बच्चों को सिखाना चाहता है और कहता है कि आप समांतर रूप से सोचने के लिए कहता है, मतलब जैसा आप चाहें, जिस तरीके से आप अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये तो पहला कथन हमारा सही है। दूसरा क्या है, बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं, मतलब बच्चों को अगर अर्थपूर्ण तरीके से सिखाया जाए तो ही वो सीख पाते हैं जल्दी, अदरवाइज वो नहीं सीख सकते हैं। अध्यापक उन्हें मौका देते हैं कि जो तुम पहले से जानते हो उसका प्रयोग कर लो, उससे संबंध रिलेट कर लो, है ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। इट मीन्स ये दोनों जो हैं हमारे बोथ आर राइट, और ये जो सेंटेंस है इसकी सही व्याख्या कर रहा है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसको जब आपको सही मिल जाए तो बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर देखिए कि 23 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है, मतलब किस उपागम से किस उपागम के लिए। ये कहती है कि रटने से मुक्ति दे दो बच्चों को, रटने का अधिगम इनसे न करवाया जाए, ठीक है, बल्कि इनके अंदर अवधारणात्मक सोच विकसित की जाए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए। देखो पूछ रहा है ना, किस उपागम से किस उपागम के लिए, इस उपागम से, रटने के उपागम से अवधारणात्मक कॉन्सेप्चुअल सोच डेवलप की जाए। बाकी संरचनावादी व्यवहारवादी को सपोर्ट करता है, खोजबीन आधारित से ड्रिल की ओर नहीं चलता है, ड्रिल को सपोर्ट नहीं करना है, वेधन को नहीं सपोर्ट करना है। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन ये अलग का टॉपिक है, यहां आपको क्या लगाना है। देखो अधिगम के लिए आकलन कहने का मतलब जब क्लास में ही हम बच्चों से पूछें कि तुम क्या सीख पा रहे हो, क्या नहीं, क्या तुम्हारी समस्याएं हैं, आदि प्रश्नों को जब हम पूछते हैं। और अधिगम का आकलन जब हम साल भर के बाद बच्चों का आकलन करते हैं कि कितना सीख पाए हैं कि नहीं, तो बस यहाँ प्रीपोजिशन का अंतर है। फिलहाल हमको बी वाला ऑप्शन सही दिख रहा है। आइए हम 24 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर का प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है, ठीक है, इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है। आइए, इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है। सबसे पहला है, विचारक किसी कथन के संदर्भ में पूर्वानुमानों की पहचान करते हैं, फिर उसे चुनौती देते हैं। तार्किक चिंतन करना है, ओके। फिर क्या है, विचारक कथनों में तथ्यों की सत्यता और तर्क संगतता की जांच करते हैं, ठीक है, तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है, याद रखना। फिर क्या है, विचारक परिस्थिति के संदर्भ में विचार नहीं करते, ऐसा नहीं है
जो विचारक हैं, अभी तक तो वो जो बातें थी वो सब सही आ रही थी कि पूर्वानुमान लगाते हैं, तथ्यों को समझते हैं, फिर प्रश्न पूछते हैं, लेकिन जो विचारक होते हैं परिस्थिति के संदर्भ में विचार नहीं करते, ऐसा नहीं है, वो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। इसलिए सी वाला ऑप्शन आप टिक लगा दीजिए कि योगदान नहीं देता है। अब आइए 25 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। क्या कहता है कि मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है, वह इस कार्य से प्रेम करती है और यह उसे संतुष्टि देता है। ये क्या है, बाह्य प्रेरणा है कि आंतरिक प्रेरणा? सीधा सीधा प्रश्न दिख रहा है। जब कोई बच्चा किसी कार्य को अपने से करता है, ठीक है, बिना किसी के कहे करता है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। 26 नंबर का प्रश्न क्या कहता है उसको देख लीजिए। 26 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। कुछ इशू है क्या? चल जाएगा, कोई दिक्कत? ओके, फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को समुन्नत करता है, मतलब उन्नति देता है? सबसे पहला क्या है, शिक्षार्थियों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना। इससे उनके अंदर सामाजिक भावना डेवलप नहीं होती, बल्कि कंपटीशन की भावना डेवलप होती है। कभी कभी तो लड़ाई भी हो जाती है। जबरदस्ती थोपे गए अनुशासन, ये तो हो ही नहीं सकता। तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक, हाँ, अगर सामाजिक भावात्मक रूप से उन्हें डेवलप करना है तो उनके जैसा आपको अनुभूति करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उनको सुनने वाला टीचर बनना पड़ेगा। अच्छे अंक का दबाव ऐसा नहीं है। ठीक, आइए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं कि पढ़ते समय जो गलतियां होती हैं उसके लिए कौन सा कथन सही है। त्रुटियों से अध्यापकों को कमजोर और कुशाग्र विद्यार्थियों को वर्गीकृत करने में सहायता मिलती है। मत करिए वर्गीकरण, बार बार कह रहे हैं। त्रुटियों के आधार पर अध्यापक विद्यार्थियों को फेल करके अपना समय बचा लेते हैं, ऐसा नहीं है। त्रुटियां अध्यापक को विद्यार्थियों की सोच समझने का अवसर देते हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार की गलती आप करते हो उससे आपने कितना समझा है, क्या नहीं समझ पाया, चैप्टर का कौन सा हिस्सा समझा, कौन सा नहीं समझ पाया, इसको हम अनुमान लगा सकते हैं। तो सी वाला सही है। फिर भी चौथा पढ़ते हैं। विद्यार्थियों को सही उत्तर बार बार लिखने के लिए कहकर, चलिए बचते हैं ऐसे प्रश्नों से। लिखने के लिए बार बार देने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, उनकी बुद्धि का विकास करिए। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? संवेग, सामाजिक संदर्भ, परिपक्वता, रुचि? जी हां, चारों चीजें प्रभावित करती हैं। ठीक, 29, निम्नलिखित में से कौन सी रचनावादी की विशेषता नहीं है? शिक्षार्थी अपनी समझ को स्वयं से सृजन करते हैं, ये रचनावादी कहते हैं। ठीक है, ये तो है, इसकी विशेषता है। पूछा क्या है, विशेषता नहीं है। कुछ भी नया सीखना मौजूदा समझ पर निर्भर करता है, मतलब हम कितने समझदार हैं इस पर डिपेंड करता है कि हम नई चीज सीख पाएंगे कि नहीं। ठीक है, ये भी। सीखना सामाजिक अंतःक्रियाओं को बाधित करता है, मतलब अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो क्या हम समाज से जुड़ नहीं सकते हैं, क्या उनके साथ बातचीत नहीं कर सकते, अंतःक्रिया नहीं कर सकते? तो ऐसा नहीं है, ये विशेषता हमारी नहीं है। जब हम कुछ सीखते हैं तो सामाजिक अंतःक्रिया और ज्यादा तेज होती है, लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। ये अर्थपूर्ण अधिगम प्रामाणिक अधिगम कार्यों द्वारा घटित होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक, प्रामाणिक अधिगम होता है तो वो हमें समझ में आता है, अर्थपूर्ण होता है। कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है, इससे बच्चों के मन में अनावश्यक भ्रांति उत्पन्न होगी? ऐसा नहीं है, बच्चे हैं और इंटरेस्ट पैदा होगा। बच्चों में सीखने के प्रति बोरियत, अरुचि को बढ़ावा मिलेगा? नहीं। विद्यार्थियों का ध्यान अधिगम और अवधारणाओं को सीखने से भटक जाएगा? ऐसा नहीं है। अब आप खुद ही टिक लगा दीजिए कि विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है। तो 30 का डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि हमने 28 दिसंबर के जो पार्ट 2 था
16 से 30 तक के प्रश्नों को किया। अब जो भी आगे के प्रश्न हुए होंगे 29 तारीख के या 31 तारीख के, 1, 2, 3 मतलब जितने पेपर आपके बचे हुए हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे, समझाए जाएंगे। गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस की तरफ से आपकी आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज की भी तैयारी कराई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, और भी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको फटाफट मिलने वाली हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।